दोस्तों कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों यूपीएससी फ्री क्लास के क्रम में आईएएस की फ्री तैयारी के क्रम में आज आपकी ये 13वीं क्लास है। इससे पहले अभी तक आपकी 12 क्लास हो चुकी है जो कि पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। और जो बच्चे यूपीएससी की पूरी तैयारी फ्री करना चाहते हैं वे हमसे जितने भी बच्चे जुड़े हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को जो क्लासेस होती हैं उनको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़े। जब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे जुड़ जाएंगे तो हम आपको और बेहतर कंटेंट मुहैया कराने में हमें खुशी होगी और अच्छे से आप इसे यहाँ पे इजी तरीके से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आपसे गुजारिश ये है कि प्लीज़ इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। और ये जो आपका 13वां लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अभी लेक्चर्स को। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं जो बच्चे यहाँ पे टेलीग्राम पर हमसे नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ अब आपको फ्री क्लासेस की शेड्यूल मिलने वाली है और आपको फ्री क्लासेस में जो अभी पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में मिलेंगे, सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे, उसे आप अपने मोबाइल पर सेव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सुविधाएं आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिलेंगी, जो कि लिंक टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अभी तक आपकी 12 क्लासेस हो चुकी हैं। जो 12 क्लासेस अभी तक आप जो बच्चे नए हैं नहीं किए हैं वे देख सकते हैं। जो और 12 जो क्लासेस इससे पहले हुई हैं उसकी जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट बनाकर दिया गया है, ठीक है। आप जाइए उस लिंक पर क्लिक करिए, पूरी प्लेलिस्ट में सामने सारी 12 वीडियो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। और ये 13वीं आपकी क्लास है, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, जो भी माध्यम हो सकता है शेयर करें। अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस मिलने चल रही हैं और आपकी हिस्ट्री की क्लासेस जल्दी अब नहीं शुरू होने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेकर शुरू करते हैं इस आपके क्लास को, पॉलिटी की क्लास को। और हम आर्टिकल 20 हमने ख़त्म कर लिया था पिछले 11वें लेक्चर में। सॉरी, ये 13वां लेक्चर है आपका। 12 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। तो 12वें लेक्चर में हमने आर्टिकल 20 को आपको ख़त्म कर लिया था, ठीक है। तो अब ये आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, हम नए तरीके से शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है और ये फंडामेंटल राइट जो आपके हम पढ़ रहे हैं उन आर्टिकल्स में से एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। और चलिए ज़्यादा समय न लेकर शुरू करते हैं। देखिए आपका अनुच्छेद, आपका आर्टिकल 21, ठीक है, जीवन का अधिकार, ठीक है, जिसे हम राइट टू लाइफ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जीवन का अधिकार, व्यक्ति के जीवन और दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। इसे मोटे तौर पर जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से हम जानते हैं। जीवन और दैहिक यानी अपने देह की दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। अब देखिए ये इसको जो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के छीनने के तरीके हैं, मतलब आप इस आर्टिकल में मोटे तौर पे ये कहा गया है कि आपको जीवन जीने से कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत बड़ा आपको अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। अब जीवन और दैहिक आपके जीवन जीने की स्वतंत्रता में बहुत से ऐसे प्रावधान आते हैं कि वे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से हमारी जो तंत्र है, हमारी जो व्यवस्था है वो हमारे जीवन और दैहिक स्वतंत्रता को छीन सकती है, ठीक है। वो तरीके हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि इस पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन प्रतिबंध है, यानी कि आपकी जीवन को भी क्या किया जा सकता है, छीना जा सकता है। उसके कुछ तरीके हैं, ठीक है। तो हम वे तरीकों को पहले शुरू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान में क्या क्या बातें कही गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या जजमेंट दिया है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ जानेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक हेडिंग के तौर पर हम यहाँ पे एक नोट लिखते हैं कि भैया जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के छीनने के तरीके कौन कौन से हैं, ठीक है। तरीके कौन कौन से हैं, देखिए
विधि द्वारा स्थापित कुछ प्रक्रिया है। बात को समझे, विधि यानी कानून द्वारा, जो कानून बना गया है उसके द्वारा कैसे किया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कानून के द्वारा ये कैसे छीना जा सकता है, वे हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, संसद जो है हमारे जो संसद है हमारी, पहला वो कानून बनाकर यानी कि विधि बनाकर आपकी स्वतंत्रता समाप्त कर सकती है। बात को समझे, हमारी जो कानून बनाकर हमारी जो संसद है, इसको मैं दूसरा पेन ले लेता हूं। संसद जो है, संसद विधि बनाकर क्या कर सकती है, ऐसा कर सकती है, आपकी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम ये कहें, देखिए जब कोविड महामारी आई तो इस पर, कोविड महामारी में आपको घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, तो ये जो इस तरह की संसद में जो विधि पारित करी जाती है, देखिए ये जो विधियां हैं, ये ऐसा नहीं है कि जो आपकी संसद है वो कुछ भी कर सकती है, इस पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसा नहीं कि आपका जीवन इतना मामूली है कि संसद आपको किसी प्रकार से आपके जीवन को समाप्त कर सकती है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो पहला क्या है कि संसद विधि बनाकर मोटे तौर पर इसे समाप्त कर सकती है, और उस पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी संसद कुछ भी कर सकती है, लेकिन कुछ प्रावधान है, कुछ ऐसे कंडीशंस में इस पर लगाम लगा सकती है संसद। ठीक है, दूसरे शब्दों में देखिए, उच्चतम न्यायालय ये जांच करेगा। बात को समझें, ये जो विधि बनाई जाएगी, जो समाप्त किया जाएगा आपकी जीने का जो तरीका है, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता को छीनने का जो तरीका है, अगर संसद उस पर कानून बनाती है, समाप्त करती है, तो इस पर ये जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, उच्चतम न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ये जांच करेगा। ये क्या करेगा, ये जांच करेगा। क्या जांच करेगा, देखिए जांच करेगा कि किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना तो दंडित नहीं किया गया है। यानी कि देखिए, जब ऐसी कंडीशन आती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट उस पर करता है, जांच करता है कि कहीं भैया कि इस व्यक्ति को इसके कानून के तहत उल्लंघन किया गया है, दंडित किया गया है, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना ही दंडित कर दिया गया। यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि विधि के बिना तो कहीं पुलिस ने तो दंडित नहीं किया, पुलिस बिना कानून के भय दिखाकर दंडित कर देती है, मामला कहाँ भेज देती है, आपके आईपीसी की धाराओं में लगाकर आपको कहाँ भेज देती है, जेल भेज देती है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपके न्यायालय होता है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो जांच करता है। क्या जांच करता है कि जो व्यक्ति आया है, क्या इसको विधि के उल्लंघन के बिना ही तो नहीं दंडित किया गया। तो इसकी जांच कौन करता है, आपका न्यायपालिका करता है, आपका सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट एक आपका इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के तौर पर काम करेगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करता है ऐसे मामलों को। ठीक है, और न्यायपालिका ये भी जांच करेगा कि किसी व्यक्ति को विधि के बिना कार्यपालिका दंडित तो नहीं कर रहा है। यानी कि प्रशासन, जो पुलिस है, ये वही बात मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जो प्रशासन है आपकी जो पुलिस है, वो क्या ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति को विधि के बिना, विधि यानी कि वो बिना किसी कोई ऐसी विधि का उल्लंघन नहीं किया, फिर भी ऐसा तो नहीं है दंडित कर दिया है। तो जो आपकी कार्यपालिका है, मतलब प्रशासन और पुलिस है, वो उस पर जांच करेगा। क्या, न्यायपालिका जांच करता है, ऐसा। ठीक है, तो ये बातें इसी में आती हैं। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ बताता हूँ, इसे प्लीज़ नोट डाउन करते चले। अगर नोट डाउन नहीं करते चलेंगे तो अभी तो समझ में आ रही हैं चीज़ें, लेकिन बाद में फिर से स्किप हो जाती हैं। और फिंगर पे होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, अगर फिंगर पे नहीं है तो यूपीएससी की तैयारी आपकी एसएससी में कन्वर्ट हो जाएगी। बस इतना ही याद रहेगा कि आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार देता है। और जैसे ही आप ये ब्रीफ जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ब्रीफ करके आपको बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें आपको भूलती हैं तो आप यूपीएससी से सीधा एसएससी और रेलवे और अन्य छोटी भर्तियों में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ इतना ही मालूम होता है कि अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार देता है। लेकिन जब आप यूपीएससी की तैयारी में आते हो, बड़ी परीक्षाओं की तैयारी में आते हो,
देश की सर्वोच्च परीक्षाओं की तैयारी में आते हो तो आर्टिकल 21 को ब्रीफ में आप पढ़ते हो। ठीक है, आपको सिर्फ इतना नहीं जानना है कि जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 देता है। तो चलिए देखिए, इसमें यह भी कहा गया, देखिए उच्चतम न्यायालय ने बहुत से यहाँ पे अपने वर्डिक्ट फैसले सुनाए। देखिए उच्चतम न्यायालय ने A.K. गोपालन वाद ऐसा था 1950 में, मैं आपको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने A.K. गोपालन वाद, ठीक है, A.K. गोपालन वाद 1950 में जो गोपालन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का समर्थन किया। बात को समझे, जो विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसका समर्थन करते हुए कहा कि विधि के निर्माण का अधिकार विधायिका का है। बात को समझे, ये जो वाद आया है A.K. गोपालन वाद 1950, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि के निर्माण का अधिकार किसके पास है? विधायिका के पास है। मैं पेन चेंज करता हूं। विधि के निर्माण का अधिकार किसके पास है? अधिकार ये किसके पास है? ये आपका विधायिका के पास है, विधायिका के पास है। ठीक है, विधायिका क्या है, मैंने शुरुआत में के लेक्चर में बताया है। ठीक है, तो विधि के निर्माण का अधिकार किसके पास है? विधायिका के पास है। इसलिए न्यायपालिका ने यह नहीं बता सकती, न्यायपालिका, कि विधि अतार्किक है या खराब है। बात को समझें, इस A.K. गोपालन वाद में 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जो हमारी विधि के निर्माण का अधिकार है, यानी जो कानून बनाने का अधिकार, वो किसके पास है? हमारी विधायिका के पास है, संसद के पास है। तो जो विधायिका है, ये कानून बनाने का निर्माण हमारी विधायिका के पास है। और जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का काम सिर्फ क्या करना है? न्यायपालिका ये नहीं बता सकती कि जो विधि बनाई गई है वो सही है, वैलिड है या नहीं, यानी कि तार्किक है या अतार्किक, ये न्यायालय नहीं बता सकती, बल्कि न्यायपालिका केवल विधि की व्याख्या करेगी। बात को समझें आप, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट अब न्यायपालिका ने दिया A.K. गोपालन वाद में 1950 में, और ये कहा कि जो विधि का निर्माण यानी कानून का निर्माण किसके पास है, ये राइट किसके पास मिला हुआ है? खुद न्यायपालिका ने कहा ये विधायिका का मामला है, विधायिका कानून बनाती है, और न्यायपालिका ये नहीं बता सकती कि ये जो कानून बना है वो तार्किक है या अतार्किक, बल्कि न्यायपालिका ने खुद कहा इस वाद में, A.K. गोपालन वाद में, कि न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका का काम विधि की, कानून की व्याख्या करना, विधि की क्या करना? व्याख्या करना। क्या करना? विधि की व्याख्या करना। और यह भी कहा कि यह जांच करना कि व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के कारण दंडित किया गया है या नहीं। बात को समझे, और उसका काम क्या है? खुद न्यायपालिका ने कहा कि हमारा काम जो है विधि की व्याख्या, यानी कि कानून की व्याख्या करना, विधि की व्याख्या करना, और ये करना कि व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के कारण दंडित किया गया है अथवा नहीं। बात को समझे, यानी कि कोई व्यक्ति जो हमारे कोर्ट के समक्ष आया है वो सही में विधि का उल्लंघन किया है, यानी कि वाकई में तार्किक रूप में विधि का उल्लंघन किया है या नहीं, बस इसकी जांच करेगा। तो इंपॉर्टेंट जजमेंट है A.K. गोपालन वाद 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि विधि के निर्माण का जो अधिकार है वो किसके पास है? विधायिका के पास है। और न्यायपालिका का ये काम नहीं है कि बताना कि ये जो कानून है वो तार्किक है या अतार्किक, बल्कि न्यायपालिका का काम है कि जो विधि बनाई गई है उसको व्याख्या करना, कानून की व्याख्या करना, और ये सुनिश्चित करना कि जो व्यक्ति हमारे कटघरे में आया, हमारे पास आया है, उसे सही तरीके से विधि के उल्लंघन के कारण क्या दंडित किया गया है या नहीं। बात को समझिए, ठीक है। तो ये A.K. गोपालन वाद 1950 का क्या था? ये ओवरऑल डेवलपमेंट्स थे A.K. गोपालन वाद के 1950 में, ठीक है। अब देखिए, गोपालन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ तर्क दिए हैं, उसको मैं इसको इरेज करता हूँ, प्लीज़ नोट डाउन करते चलें, इसे नोट डाउन करते चलें। A.K. गोपालन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने और भी व्याख्याएं की, और
को जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आपके ने गोपालन के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया। कुछ तर्क गोपालन वाद में कहा गया और गोपालन ने ये कहा था कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि वाइस वर्सा की बात कही गई थी। आर्टिकल आपकी 19 और आर्टिकल 21 ये कहा, गोपालन ने ये कहा था कि ये आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 21 ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इसे अस्वीकार कर दिया, ठीक है। और अंततः जो गोपालन वाद में न्यायपालिका ने जीवन के अधिकार को, बात को समझे, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट न्यायपालिका ने दिया। और देखिए मैं इसको इरेज करता हूँ, इसी गोपालन वाद में न्यायपालिका ने जीवन के अधिकार की बहुत संकीर्ण व्याख्या की, ठीक है। अब बात इसको समझिए, जीवन के अधिकार की को बहुत एक्सपेंड किया, बात को समझे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया, यानी कि जीवन के अधिकार की संकीर्ण व्याख्या की, संकीर्ण क्या की, व्याख्या की। और ये इसका ये मतलब है कि उन्होंने कहा कि प्रताड़ना का अभाव जीवन का अधिकार है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छी, प्रताड़ना का अभाव ही जीवन का अधिकार है। बात समझ गए होंगे कि प्रताड़ना का अभाव यानी कि हमारी जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, वो अगर क्रूशियल तरीके से चल रही है तो यही जीवन का अधिकार है। अगर उसमें कहीं भी प्रताड़ना आती है, यानी प्रताड़ना का अभाव क्या है, जीवन का अधिकार है। तो गोपालन वाद में न्यायपालिका ने जीवन के अधिकार की बहुत ही संकीर्ण व्याख्या की और ये कहा कि जो प्रताड़ना का अभाव ही जीवन का अधिकार है। समझे बात को। तो ये आपका AK गोपालन वाद था 1950 में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ये जो डेवलपमेंट्स थी सुप्रीम कोर्ट की, जो ओवरऑल, वो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। चलिए अब देखिए, जीवन के अधिकार की उदारवादी व्याख्या है, यहीं पे हम पढ़ेंगे। मेनका गांधीवाद को भी हम यहीं जानेंगे, लेकिन इसको हम अगली क्लासेस में करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनका गांधीवाद इसी में आएगा। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जो आपकी बहुत से ऐसे अपराधी थे, बहुत से ऐसे विचाराधीन अपराधी थे, कैदी थे, जिसकी आपकी मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सारी जजमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है जो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, जीवन के अधिकार के तहत ही पढ़ने वाले हैं। वो अब हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल इस क्लास के लिए इतना ही। और प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करें, टेलीग्राम पे अन्य दोस्तों सहपाठियों को शेयर करें, ताकि और लोग भी हमसे जुड़ें और फ्री क्लास की जो सुविधाएं मिल रही हैं उनका आनंद मिला सके। ठीक है, तो भैया आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इंस्टाग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।